हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं सरकार की भूमिका के बारे में। ठीक है, तो इसमें अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें हम पढ़ रहे हैं जन सुविधाओं के बारे में, जिसमें कि हमने पानी से रिलेटेड कुछ बातें जानी हैं कि किसका विषय है, देन वहाँ पे क्या क्या होता है। तो अब यहाँ पे हम जानेंगे कि गवर्नमेंट का क्या क्या रोल होता है। ठीक है, सो इसमें यदि हम बात करें इसको पढ़ने से पहले, सबसे पहले यदि ये जो साइड में दिया है इसको देखें तो यहाँ पे क्या बातें कही गई हैं कि ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिख रही है इसमें ये बताया गया है कि भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। ठीक है, इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो, लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधकर्ताओं के निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफ़ी असमानता रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात की गई है कि सभी राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया था 2019 में, ठीक है, यदि मैं मिस्टेक नहीं कर रही हूँ तो शायद यही था, 2019 में ये एक्ट आया था राइट टू एजुकेशन, जिसमें बात की गई थी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूली शिक्षा जो है वो फ्री में दी जाए और सबके लिए, यानी जितने भी बच्चे हैं चाहे वो जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हों सबको ये सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएं। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है मेन रूप से। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये सुविधाएं मिली तो हैं, तो इसमें आखिर गलतियां कहाँ पे हैं, मिस्टेक्स कहाँ पे हैं, जो हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि पॉलिसीज गवर्नमेंट की बन तो जाती हैं बट जिसको रियल में चाहिए उनकी सुविधाएं शायद वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, देन अब हम यहाँ पे बात करेंगे तो और बेहतर तरीके से समझेंगे क्या क्या कैसे कैसे होता है सरकार की भूमिका में। तो इसमें सबसे पहले यदि हम बात करें, चूँकि जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर मतलब ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, जी हाँ, यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है, यानी कि जन सुविधाएं हर एक व्यक्ति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसकी जो जिम्मेदारी लेने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए, राइट। तो ये जिम्मेदारी कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट के ऊपर सारी जिम्मेदारियां होती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक यह है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएं मुहैया कराए। आइए इस बात को समझें कि यह जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए। तो यहाँ पे अब सवाल ये उठता है, आंसर के अंदर भी सवाल काफ़ी सारे होते हैं, राइट। यदि हम बनाना चाहें तो जैसे कि हमारा एक आंसर है कि जो भी जन सुविधाएं हो रही हैं तो इसमें ये इसकी मतलब जिम्मेदारी कौन लेगा, तो यहाँ पे आके गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, लेकिन अब वो गवर्नमेंट लेगी तो क्यों लेगी और क्यों सरकार को ही लेना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं ले सकते हैं? तो ये बातें अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। इसमें क्या बात की गई है कि हम देख चुके हैं कि निजी कंपनियाँ मुनाफे के लिए चलती हैं। ठीक है, सबसे पहले आज आपके लिए होमवर्क है कंपनियाँ बताना आपको। कंपनी मीन्स क्या होता है? ठीक है, कंपनी ये वर्ड मैं बता चुकी हूँ और आई होप कि मैं शायद लिखवा भी चुकी हूँ, लिखवाई ना होंगी तो बता चुकी हूँ। ठीक है, कंपनी मीन्स क्या होता है इसी चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। सो कंपनी मीन्स आपको बताना है क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो निजी कंपनियाँ होती हैं, ठीक है, यानी जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, मुनाफे के लिए करते हैं। बिल्कुल ऑब्वियस है, मुनाफे के लिए वो करेंगे। कक्षा 7 की पुस्तक में बाजार में एक कमीज अध्याय को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और समझ भी चुके हैं ज़्यादातर जन सुविधाओं के मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती है। प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर क्या थोड़ा बहुत भी जन सुविधाएं नहीं मिलती हैं। ठीक है, वहाँ फोकट में कुछ भी नहीं मिलता आपको। और उसके बाद है कि उदाहरण के लिए नालियों को साफ़ करने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी अच्छे तरीके से दिया हुआ है कि यदि सपोज दैट नालियों को साफ़ करना है, ठीक है, या कि मलेरिया रोधी अभियान चलाना है, इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। जो कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो हम या आप कोई भी क्यों पैसा लगाना चाहेंगे। मान लीजिए कि हमारी आपकी एक कंपनी है, ठीक है, दोनों पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो दोनों की एक कंपनी है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने से यदि घटाएं तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियस है हम तो फोकट का करेंगे नहीं। किसी को 100 रूम तक का घुसने का पैसा, जितना भी हमारा सामान होता है उसमें हम काट कूट के ले लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे यानी कि प्राइवेट सेक्टर ये काम नहीं, ये समझना हमको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि आखिर गवर्नमेंट को ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेनी चाहिए और क्यों होती है।
तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का जो हाल है वो हम पहले समझेंगे, तभी तो हमारे समझ में आएगा कि गवर्नमेंट सेक्टर को ही क्यों लेना चाहिए, राइट। सो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे जो मलेरिया रोधी अभियान है, तो इनमें चलाने से मतलब प्राइवेट कंपनी होगी, उनका कोई प्रॉफिट या मुनाफा नहीं हो सकता, ठीक है। फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस प्रकार के कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी, ठीक है। कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उनका कि जिसमें हमको फ़ायदा नहीं है उसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट क्यों करें, बिल्कुल नहीं करेंगे। चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर लगा सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जहाँ पे उसको सिर्फ नुकसान ही हो, फ़ायदा ना हो। उसके बाद क्या होता है, लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसी जन सुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक सेक्टर के लिए ये भी फॉलो नहीं होता है। तो अब यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि मलेरिया रोधी अभियान चलाना, तो इसमें प्राइवेट का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे सेक्टर है जहाँ पे प्राइवेट कंपनी को भी या प्राइवेट वालों को भी फ़ायदा है। तो इसमें क्या है, जैसे स्कूल हो गई, आप देख रहे हो प्रेजेंट टाइम में जो हमारी तत्कालीन स्थिति चल रही है, यहाँ पे अच्छी खासी प्राइवेट स्कूलें चलती है, प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छी खासी चलती है। विकास चलती क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमको गवर्नमेंट में वो सुविधाएं मिल ही नहीं पाती हैं, और ये सच्चाई है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट स्कूल में हम देख रहे हैं कि 4 से 10 बच्चे जा रहे हैं। आप कहीं की भी स्कूल ले लीजिए, बहुत ही आपको रेयर स्कूल ऐसी होंगी जो जहाँ पे अच्छी खासी सुविधा होगी, वो भी जो अभी मतलब यदि हम बात करें 6 to 8 क्लास तक की, ठीक है। तो इन स्कूलों में 6 नहीं 1 to 8 यानी कि 1 से लेके 5 या 8 तक की जो कक्षाएं होती हैं, वहाँ की हालत तो बद से बदतर होती है गवर्नमेंट स्कूल वालों की ना। तो टीचर, आपको पता है कि वेल एजुकेटेड टीचर वहाँ पे सेलेक्टेड होते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो ऐसा है कि वहाँ पे जो भी टीचर है अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, कोई दो राय की बात नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे D.Ed B.Ed करने के बाद वो एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद वो सेलेक्ट होते हैं टीचिंग के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी वहाँ की जो हालात है, और प्राइवेट स्कूल में 12th पास किया उसको भी रख लेते हैं, ठीक है। हम आप बहुत से आप में से ही ऐसे होंगे जो कि किसी बच्चे को पढ़ा रहे होंगे या कि कहीं स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, जबकि हम खुद पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में कहीं 12th पास किए, कुछ भी किए, तो वहाँ पे प्राइवेट में रख लिया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे टीचर होने के बावजूद वहाँ पे अच्छी सुविधाएं बच्चों को नहीं मिल पाती। सुविधाएं तो छोड़िए, पढ़ाई नहीं अच्छी मिल पाती है, ठीक है। पानी वानी तो जो भी है, वहाँ की व्यवस्था जो होती है टॉयलेट की, पानी की, तो वो तो और ही मतलब देख के तरस आती है कि ऐसी स्कूलें, इनका क्या होने वाला बच्चों का, ठीक है। जो 10-5 रह रहे हैं, वो तो जो प्राइवेट सेक्टर में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनसे तो वो बहुत पीछे जा रहे हैं। मुझे तो खैर देख के बहुत दुख होता है कि यहाँ पे यदि एक स्कूल में प्रॉपर तरीके से सुविधाएं की जाएं। अभी हाल फिलहाल का है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया था कि स्कूलों को, यानी वहाँ पे ये लॉन्च किया गया कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल है उनको इंग्लिश मीडियम किया जाए। बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छा कदम था उनका कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कूलें हैं उनको यदि हम इंग्लिश मीडियम कर देते हैं, तो यकीन मानिए कोई किसी भी पेरेंट्स को शौक नहीं होता है कि वो क्या करे, अपने बच्चों को इतनी ज़्यादा फीस देके। अब यहाँ पे आप बताइए, जितनी मंथ, यानी कि यदि हम बात करें तो जो हमारी वार्षिक आय होती है, ठीक है, तो उसमें कितनी होती है, एनुअल इनकम हमारी होती है, मान लीजिए एक मिडिल क्लास फैमिली की आप लगा लीजिए कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए होती है, ठीक है, सालाना आय की मैं बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे 50,000 तो उनका लग जाता है, बच्चों की फीस ही लग जाती है प्राइवेट स्कूल की। अब यदि बच्चों का फ्यूचर चाहिए तो प्राइवेट स्कूल में पेरेंट्स लिखवाते ही हैं। यदि वही सुविधाएं गवर्नमेंट स्कूल में हमको मिलती हैं, तो आप बताइए कौन से ऐसे पेरेंट्स होंगे जो कि वो भी मिडिल क्लास फैमिली के, जो कि फिर प्राइवेट स्कूल में लिखवाएंगे। किसी को भी शौक़ नहीं रहता कि हम इतना पैसा खर्चा करें, ठीक है, और जिसको शौक़ रहता है तो उनके लिए तो है ही। लेकिन वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ उनको ऐसा वो किया गया कि ऐसा नहीं कर सकते, तो ये सारी बातें होती हैं, ठीक है। लेकिन उनके द्वारा ये जो कदम उठाया गया था, खैर वो काफ़ी अच्छा था, सराहनीय था। ऐसा यदि हर एक स्टेट में किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो उन पे बात की कि आप संविधान का ये करें वो करें, इसके अलावा ये कहना चाहिए था मेरे हिसाब से, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, खैर सुप्रीम कोर्ट अपना जो दी सही दी। तो यहाँ पे ये था कि हर एक स्टेट को
ही बताना चाहिए था कि जैसे तमिलनाडु में हुआ, हर एक स्टेट को 5 से 6 महीने के अंदर सभी स्टेटों में ये लागू करवा दिया जाए। उससे हमारा देश का जो सबसे पहले आपको पता है, देश में यदि देश का हमको डेवलप चाहिए ना, तो देश का जो हमारा बच्चा है, देश के जो नागरिक हैं, वो स्वस्थ होने चाहिए प्लस एजुकेटेड होने चाहिए। उसके बाद वो तो फिर देश को बदल ही देंगे। ठीक है, बोला जाता है ना बच्चे देश का भविष्य होते हैं। तो यदि इनकी जो नींव है वो अभी से हम अच्छे तरीके से स्ट्रांग बना दें तो देश का भविष्य तो अपने आप बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे वही है कि बस अपनी अपनी राजनीति झाड़ते हैं, चले जाते हैं, कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं, हमारे पास इस आशय से बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकरों या सीलबंदी बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए भी देखा होगा। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो मुहैया कराती हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका खर्च उठा पाते हैं। ठीक है, यानी कि निजी कंपनियां क्या करती हैं, पानी तो मुहैया कराती, लेकिन उसकी कीमत जो होती है, उसकी प्राइस जो होती है वो इतनी हाई होती है कि कुछ ही लोग, यानी कि जो बहुत हाई प्रोफेशनल लोग होते हैं, वही क्या करते हैं कि उनकी कीमत अदा करते हैं और वही पी सकते हैं। अदरवाइज हम जैसे तो क्या कर देंगे, प्यासे ही मर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बात की गई है कि यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती है। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधाएं पाएंगे। ठीक है, यदि यह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा यह होगा कि जो इन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, तो यदि इसको कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि सामान्य नियम वगैरह बना दिए जाएं तो यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि फिर वही हो जाएगा, अमीरी गरीबी यहाँ पे जो भी ले सकता है तो वो भाई हाई मतलब यहाँ पे बात करें तो प्रोफेशनल है। ठीक है, जो नहीं ले सकता तो वो तो फिर अपने आप को थोड़ा असमानता या असहज महसूस करेगा ही, और वहाँ पे ऐसा लगेगा ही कि सम्मानजनक मतलब सम्मान हमको नहीं मिल रहा समाज में, तो ऐसी कंडीशन बन सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात की गई है कि यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधा का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होती है। ठीक है, यानी कि मूलभूत सुविधा का मतलब क्या हो गया, हमको पीने के लिए पानी चाहिए, रहने के लिए यानी कि खाने पीने जीने के लिए कुछ हमको जो भी चाहिए। ठीक है, तो अब जी सकते हैं, हमको वायु चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, क्योंकि यही हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। रहने के लिए घर चाहिए हमको, और वहाँ पे पहनने के लिए कपड़े चाहिए। तो ये हमारी क्या है, मूलभूत सुविधाएं हैं या आवश्यकताएं हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि किसी भी आधुनिक समाज के लिए ज़रूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी की जा सकें। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है, इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर गवर्नमेंट के ऊपर ही क्यों जो जन सुविधाएं हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में किए तो बहुत ही जो भी हाई प्रोफेशनल वाले होंगे समझिए वही हमारे देश में जी सकते हैं, अदरवाइज हम सभी तो साइड पे हट जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 21 में बात की गई है जीवन जीने के अधिकार के बारे में। अब जीवन जीने का अधिकार हम किस तरह के मतलब क्या क्या हमको मूलभूत सुविधाएं चाहिए जिसके कारण हम जीवन जी सकते हैं। ठीक है, तो वो तो गवर्नमेंट को देना ही होगा, क्योंकि जब आपने दिया है हमको जीवन जीने का अधिकार तो जिसके मतलब जिस वजह से हम जी सकते हैं वो तो हमको मिलनी ही चाहिए। देन उसके बाद अब हम बात करें यहाँ पे तो इसमें बात की गई है चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जो लिखे हुए हैं इनको पढ़ते हैं कि सरकार की जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है। इसमें से आपको कुछ पॉइंट नोट करने हैं।
ठीक है। जैसे हमने ग्राम पंचायत में देखा था कि उनको पैसा कहाँ से मिलता है, नगर निगम वालों को पैसा कहाँ से मिलता है, और फटाफट रिवाइज करना है आप सभी लोगों को। ये मेरी आपसे डेली मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। आप लोग प्लीज़ टॉपर्स के इंटरव्यू देखा करिए, वहाँ सब यही बताते हैं कि लिमिटेड सोर्सेस रखो, देन मोर टाइम आप रिवाइज करो। ठीक है, ज़्यादा आप रिवाइज करते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज पढ़ने से कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, आप पढ़ लेंगे, साल पढ़ेंगे, 2 साल पढ़ेंगे, 3 साल पढ़ेंगे, कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा। थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसको मल्टीपल रिवाइज करेंगे, सो वो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा, काफ़ी बेनिफिशियल होगा, और हम यूजुअली 1 या 2 ईयर में क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन सही स्ट्रेटजी यदि फॉलो किए तो अब यहाँ पे हमको क्या बात करनी है कि सरकार की जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है। यहाँ पे है कि आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया। बिल्कुल, फरवरी में ज़्यादातर मतलब मेन रूप से फरवरी में ही बजट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संसद के द्वारा बजट पेश किया जाता है, बजट के जरिए सरकार अपने नफ़े नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। ठीक है, बजट जो पढ़ा जाता है, जब काफ़ी लंबा चौड़ा पढ़ा जाता है। ठीक है, आप यदि न्यूज देखते होंगे तो जिस दिन बजट पेश किया जाता है वहाँ पे आप देखते हो इस बार, अच्छा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोगों को बताना है कि जो बजट है, ठीक है, बजट किसमें, जो बजट का, हालांकि अब ऐसा नहीं, बजट के दस्तावेज़ तैयार किए जाते हैं, वो मनी तो अलग होती है, लेकिन वो एक दस्तावेज होता है जो वित्त मंत्री के पास होता है। ठीक है, उस दस्तावेज को पहले किस में रखा जाता था और अब किस में रखा जाता है, या सेम उसी में रखा जाता है, क्योंकि ये आज मुझे ये चेक करना है, आपका जो IQ टेस्ट है वो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी ने काफ़ी चर्चित रहा है ये कि अभी इस बार के बजट में चेंजेस हुए हैं, तो इसमें आपको बताना है कि जो बजट का दस्तावेज है जब वित्त मंत्री लेके जाते हैं वो किस में रखते हैं। ठीक है, पहले किस में रखते थे और इस बार किस में रख के ले गए थे। आपको पता होगा कि प्रेजेंट टाइम में हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं तो वो कौन है, हमारी जो यदि हम बात करें निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, तो उन्होंने बजट पेश किया था संसद में, वो किस में लेके बजट दस्तावेज गई थी और पहले किस में ले जाया जाता था, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। हालांकि बजट अपना पेश हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो कोविड-19 था वो बजट को सब कुछ उल्टा पल्टा कर दिया। बजट कुछ अलग हिसाब से बना था और यहाँ कोविड-19 की वजह से सब कुछ अलग हो चुका है। ठीक है, वो आप सब उस बात से अवगत हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पे पूरा मेन जो बजट का रोल होता है वो समझाया जा रहा है कि जब सरकार बजट पेश करती है तो बजट में सरकार इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है गवर्नमेंट को कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। ठीक है, जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। ठीक है, यानी कि जनता से कर वसूल करना। कर, आपको पता होगा टैक्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। प्रेजेंट टाइम में जो GST चल रहा है ऑल ओवर इंडिया के लिए, तो यहाँ पे क्या है, पहले क्या होता था कि GST का मतलब, यदि आप में से किसी को समझ में ना आता हो तो एक पूरा, खैर उसका अच्छी लंबी खासी प्रोसेस है, बट जहाँ तक एक नॉर्मल वे में आप समझ सकते हैं कि पहले क्या होता था कि स्टेट वाले अपना कुछ अलग तरीके से जो टैक्स होता था तो वो लगा लेते थे। ठीक है, किसी स्टेट का बहुत हाई है, किसी स्टेट का बहुत कम टैक्स लगता है, तो वहाँ पे GST आने से क्या हुआ कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक जैसा ही टैक्स लगेगा, चाहे आप MP से हो, चाहे UP के हो, चाहे बिहार के हो, स्टेट वाले इसमें कुछ नहीं कर सकते। हालांकि स्टेट वालों को दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो इसमें मतलब स्टेट, ये समझिए कि GST आने से हुआ क्या कि पहले जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो अपना अलग तरीके से टैक्स चलाती थी कि किस सेक्टर में कितना लगाना है, लेकिन GST आने से क्या हुआ कि सब में एक समान हो गया। और वो आप सुने होंगे काफ़ी विवादास्पद था कि कुछ स्टेट वाले इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे।
ठीक है। तो यहाँ पे इसका मेन रूप से आप थोड़ा सा, बस मैं आपके समझने के लिए ये बात कह रही हूँ। और खैर जब जीएसटी आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पे और अच्छे डिटेल से सारी बातें समझाई गई हैं, बट एक हम अपनी समझ बढ़ाने के लिए ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इन दोनों की आमदनी सरकार के पास जाती है और सरकार कहीं से पैसा, ऐसा नहीं है कि वो पैसा बना रही है, ठीक है। पैसा बनता है, खैर छपता है, आता है, लेकिन हमारा ही पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट से पैसा हमारे पास आता है, हमारा पैसा उनके पास जाता है। बस ऐसा ही जीवन हमारा चल रहा है, पैसा किसी के हाथ में रहता नहीं है, ठीक है। जनता के कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्चा करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर जनता से कर वसूल किया जाता है, तो सार्वजनिक करों पर क्या होता है कि वहाँ पे कार्यक्रमों पर खर्च करने का गवर्नमेंट का पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुँचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोज़ाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सकें, ठीक है। तो आप सभी की यदि घर घर पाइप, वो जो सप्लाई वाला वाटर आता है, वहाँ पे कुछ आपको पेमेंट करना पड़ता होगा, ठीक है। 100 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये, जो भी, उसका इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है कि आप उसका दे ना पाएँ। वहाँ पे इतना रखा जाता है कि आप दे लें। और आपको पता होगा कि यदि हम दे रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए 1 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए जहाँ 125 लाख जनता है, वहाँ के लिए तो 1 लाख रुपये, यानी कि 1 रुपये से कितना लाख करोड़ रुपये बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए थोड़ा कम कास्ट रखी जाती है, और ताकि जनता दे भी ले, क्योंकि जन सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट को देना है तो वो तो देगी ही। उसके बाद हम बात करें इसमें कि जन सुविधाएं क्या होती हैं, जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर क्यों हो। दूसरा, सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है। सबसे पहले आपको उधर का आई होप कि समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट को, मतलब कि सरकार को ये पैसा कहाँ से आता है, राइट। तो ये टैक्स से आता है, जनता के द्वारा ही उनको पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी कि जो भी टैक्स होते हैं, टैक्स दोनों ही तरीके से आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे कि 2 टाइप्स के होते हैं। तो उन दोनों ही तरीक़ों से जो भी पैसा आता है वो सरकार के पास जाता है, सरकार उसका फिर हमारी सुविधाओं के लिए वो सारे काम करती है। तो ये समझ में आ गए होंगे। अब दूसरा हम इधर पे पढ़ रहे हैं, तो सरकार की कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है। एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो उदाहरण के लिए सड़कें बनाने में सड़कें बनाने के ठेके निजी कंपनियों या ठेकेदारों को भी दिए जाते हैं। दिल्ली में बिजली के वितरण का काम 2 निजी कंपनियों के हाथ में है, ठीक है। लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर सभी लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर ना छोड़ें, ठीक है। जो रोड का जाल बिछा हुआ है, यहाँ पे आप देखते हो कि रोड वगैरह जो होता है गवर्नमेंट नहीं करवाने आता है, प्राइवेट वालों को ठेके पे दे दिया। और हालांकि यहाँ पे गवर्नमेंट गांव के सरपंच वगैरह को देता है, फिर उसके बाद वो किसको देते हैं, तो यहाँ पे ठेके पे दे दिया, ठेकेदार अपना काम करवाएं, जिससे भी करवाना हो, सड़क बनवा के दे दें, अपना बिल दे दें उधर, और उनका पैसा आ जाता है, ठीक है। तो कुछ उसमें लेना पड़ता है इनका भी सहारा। उसके बाद है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जन सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए। अब हो सकता है कि ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई मतलब सरकार के पास इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार के पास ही जिम्मेदारियां होनी चाहिए, जबकि वह इन कामों को निजी कंपनियों के जरिए भी करवा सकती है। तो इसमें क्या बात की गई है कि अपने घर के पानी के बिल को देखें और पता लगाएं कि आपके इलाके में नगर पालिका जल की न्यूनतम कीमत क्या है। अगर आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसकी दर भी बढ़ जाती है। पानी के ज़्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर के बिल वसूल करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे अगला है कि किसी वेतनभोगी कर्मचारी अपना व्यवसाय, फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति और एक दुकानदार से बात करके पता लगाएं कि लोग किस किस तरह
तरह के कर चुकाते हैं सरकार को, ठीक है। अपनी नतीजों को कक्षा में शिक्षकों के साथ यहाँ पे चर्चा करें। सो यहाँ पे होमवर्क के तौर पे बताया गया है, क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं वो जो कि आपको करना है, ठीक है। कि यहाँ पे आप यदि किसी भी नगर पालिका में जाते हैं तो वहाँ पे न्यूनतम कीमत जो भी पानी वगैरह की होती है वो क्या होती है। आपको पता है जो बिजली दी जाती है घर में, एक जो यहाँ पे हर घर पे जाती है, ठीक है, 100 यूनिट का रहता है। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपका बिल कितना आता है, 102 यूनिट का। आई थिंक मुझे कुछ क्लियर नहीं याद आ रहा, कुछ ऐसा है। वहाँ पे जो बिजली है जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो उनको क्या किया जाता है कि मतलब सस्ते में बिजली दी जाती है। अब इसमें से वो मुझे क्लियर नहीं पता, आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने यूनिट का है। तो जितना यूनिट का रहता है, ठीक है, बस यहाँ पे आप ये समझिए कि जितने भी यूनिट का रहता है, 1-2 यूनिट का जितना भी रहता है, तो क्या वो सभी लोग चलाते नहीं चलाते। कूलर भी चलाते, टीवी भी चलाते, फ्रिज भी चलाते, लेकिन बिल कितना देते हैं, 100 रुपये से 50 रुपये 90 रुपये जितना भी आता है, जो BPL के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उनके लिए ये योजना चलाई गई थी। तो वहाँ पे ऐसा करते हैं। आप गांव में है तो बिल्कुल आपको बखूबी पता होगा। देन उसके बाद अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपना आगे की। तो इसमें क्या है कि चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि जन सुविधाएँ किसी को मुहैया होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। यानी सॉरी, यहाँ पे क्या है कि जन सुविधाएं जो है वो सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल राइट भी है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है। इस अध्याय के अगले हिस्सा में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यह जन सुविधा बहुत मायने रखती है, ठीक है। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा कि चेन्नई में पानी की भारी कमी है, स्टार्टिंग में ही हमने देखा था। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी ज़रूरत ही पूरी हो पाती है, ठीक है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी नहीं आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जहां पानी का भंडार किया जाता है, यहाँ पे भंडारण किया गया है, उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा पानी आता है, जबकि दूर की बस्तियों को कम पानी मिलता है, ठीक है। तो कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा आता है, कहीं पे पानी बहुत कम आता है। हम स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं। जलापूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों को पड़ता है, ठीक है। सारी समस्याएं जितनी भी होती हैं गरीबों को ही झेलनी पड़ती है, और ये बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। चाहे वो जल की हो, चाहे भूख की हो, चाहे किसी की भी हो, तो यहाँ पे ज़्यादातर गरीबों को ही झेलना पड़ता है। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग ज़्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। वे बोरवेल खोदकर टैंकरों से पानी खरीद कर या बोतल बंद पानी खरीद कर अपना काम चला लेते हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें तो एक बैलेंस में हर एक सिचुएशन में यदि कोई रहता है तो वो मिडिल फैमिली के रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्यों मिडिल वर्ग के जो लोग हैं, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो रहते हैं, क्योंकि उनका चलो ठीक है कि आज नहीं आया, हम किसी तरह से मैनेज कर लेंगे इधर उधर से, क्योंकि वो ना तो ज़्यादा हाई प्रोफेशनल है ना तो वो ज़्यादा ही कम है, ठीक है। तो वहाँ पे वो अपना मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा किल्लत होती है जो हाई प्रोफेशनल वाले हैं उनको तो ठीक है, लेकिन जो गरीब हैं, गरीब तो उनके लिए सबसे ज़्यादा किल्लत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुँच है। यह इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह संपन्न तबके के पास ही ज़्यादा विकल्प होते हैं। वे बोतलबंद पानी और जल शोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है, परंतु गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है, ठीक है। यानी कि इसमें ओवरऑल क्या कहा जाता है कि ऐसा लगता है ये सारी कंडीशंस देख के कि जिनके पास पैसा है सिर्फ उन्हीं को ही पीने का पानी या और भी सुविधाएं जो है वो उनके लिए ही बनी है, जिनके पास नहीं है उनके लिए तो कुछ है ही नहीं।
क्योंकि बिल्कुल राइट है, जितना भी नगर पालिकाएं जो कि नगर निगम है, तो 2-4 गांव में किया, सरकार को दिखा दिया कि हमने इतना किया है। गांव के पंच सरपंच है वो, मतलब जो वो की सांसद वगैरह हुई, वो थोड़ा बहुत काम करवा के गवर्नमेंट के आगे पेश कर दिया कि हमने इतना किया। आजकल वो क्या है ना, सोशल मीडिया में बस अपनी एक प्रोफाइल बनाते हैं। गरीब बच्चों के साथ आप देखते हो कि गरीबों को यार उसमें मुद्दा बनाया जाता है, ठीक है। अब गरीब बच्चों के साथ उन्होंने बढ़िया सेल्फी वगैरह ले ली, सोशल मीडिया में बताया, लाइक ठोको। अब वहाँ पे जितना वो गरीबों का ध्यान रखते हैं तो रखते ही हैं, ठीक है। गरीब वहाँ से बच्चों के पास जाने से अपने शर्ट वगैरह ज़रूर साफ़ करते होंगे, कहीं गंदगी न लग गई हो। लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं, लोगों की सिंपैथी जुटाने के लिए तो उनको, और जो भी देखते हैं आपको पता है कि बढ़िया अच्छा सा इन्होंने ऐसा किया, गरीबों के पास जाके बैठे, गरीबों से बात किया, कुछ भी नहीं करते हैं रियलिटी जो है, ठीक है। ये सोशल मीडिया है और यहाँ पे जो दिखता है वो होता नहीं है रियल में, सब कुछ दिखावटी है। बढ़िया थोड़ा सा सेल्फी वेल्फी ले लिए और उसको शेयर कर दिए और वहाँ पे काफ़ी ट्रेंडिंग में भी चलने लगते हैं नेताजी। लेकिन जबकि रियलिटी में जिनको ज़रूरत होती है और उनके बाद वो पहचानते भी नहीं कि ये कौन है, कहाँ के हैं, क्या है, कैसे, इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, डजेंट मैटर, कुछ भी नहीं जानते उनको। बस ये है कि अपना थोड़ा सा दबदबा बना रहे कि नेताजी इतने अच्छे हैं, ठीक है। बाकी नेताजी के पास तो इतने बिजी हो जाते हैं नेताजी बनने के बाद कि टाइम तो रहता नहीं, गरीबों के लिए तो खास कर नहीं रहता है उनको। जब वो अच्छे खासे जो भी पैसे वाले होंगे उनके लिए ही टाइम रहता है सबको, लेकिन उनके लिए। और यहाँ पे एक बात और होती है कि आपने देखा होगा, पैसे वाले किसी को कुछ देते नहीं हैं, ठीक है। ये मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ जो मैं यहाँ पे फेस की हूँ, कि पैसे वाले जो होते हैं वो किसी को देते नहीं हैं। लेकिन लोग पता नहीं क्यों, क्या बना हुआ समाज में, उनके पीछे ऐसे भागते हैं जैसे सारी संपत्ति इनके नाम ही कर देने वाले हैं वो। और गरीब भी होते हैं बेचारे, जी हजूर करते रहते हैं और वो उनको लताड़ते रहते, उन कुछ देते होते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी उनके पीछे आदमी जो भी है ऐसा भागता रहता है कि यही सब कुछ दे देंगे, जबकि उनके पास है, उनके लिए है। और वो इतना रौब भी दिखाते हैं कि मेरे पास पैसा ये है वो है, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। अरे भाई आपके पास है, आप रखो, हमको क्या है, हमको तो जो मिल रहा है वही खाना पड़ेगा ना। लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी है, खैर क्या कह सकते, सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी है और अपनी अपनी सोच है, तो वो अपने हिसाब से ही चलेंगे। खैर आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ के फिनिश करेंगे, देन अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। सो ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने क्वेश्चन पूछी हूँ उनका प्लीज़ आप लोग आंसर देने की ज़रूर कोशिश करिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर दिया करिए। और अपने जो भी आपके रिलेटिव हों, जो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हों, ठीक है। तो यहाँ पे जो नहीं भी कर रहे हैं, जो 6 क्लास के हैं, 12 क्लास मतलब कि 8 क्लास के हैं, 9th क्लास के हैं, उनको भी आप लोग सजेस्ट करिए। ये एक अच्छे इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों तक जन सुविधाएँ पहुँचाना, वैसे ही लोगों की यानी कि आपकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यदि किसी भी तरीके से किसी को भला कर सकते हैं वो करना चाहिए। अब यहाँ तक कि इस जो जनरेशन चल रही है सबके हाथ में मोबाइल होगा, ऐसा तो नहीं कि एक घर में 2 से 3 मोबाइल ना हो, मिनिमम की बात कर रही हूँ, 2 से 3 मोबाइल ना हो। इसलिए प्लीज़ आप लोग अपने उन रिलेटिव्स को भी सजेस्ट करिए जो कि अभी इस स्टैंडर्ड पे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आपकी समझ के लिए, जो कि हम पहले गलती कर चुके हैं, पढ़े नहीं इसलिए हमको पढ़ना पड़ रहा है यूपीएससी के लिए, बट ये उनकी पढ़ाई है और उनको आप लोग बताइए और उनको सजेस्ट करिए, उनको देखने के लिए प्रेरित करिए ताकि उनका जो करियर है वो बेहतर तरीके से बन सके। क्योंकि इस टाइम पे आपको पता है अभी 15 अक्टूबर से बात की जा रही है कि स्कूल कॉलेज खुलेंगे, लेकिन कंडीशन क्या होने वाली है भगवान ही मालिक है, ठीक है। सो इसलिए आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको ज़रूर फॉलो करिए आप लोग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और आई होप कि आप लोग ये अपना कर्तव्य समझ के इसको ज़रूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। यहाँ पे ये मेरी तरफ से बनाई गई फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जिसको आप लोगों को मानना है। और यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोगों के एक सजेशन से हो सकता है किसी का भला हो जाए, तो इसलिए ऐसा करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। और आपका कोई पेमेंट नहीं लगेगा ये बताने में, किसी को भी आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा, थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट होगी तो पानी पी लीजिएगा।
ठीक है। सो आई होप कि करेंगे आप लोग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।